हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है पाइथन के इस ट्यूटोरियल में। और आज मैं अपनी सीरीज़ में आगे आपको बताने वाला हूं कि जो आप फंक्शंस यूज़ करते हैं पाइथन में, जो कि मैंने आपको पिछले वीडियो में फंक्शंस बताए थे, आप उसके अंदर आर्ग्यूमेंट्स कैसे यूज़ कर सकते हैं, क्या क्या आर्ग्यूमेंट होते हैं, कितने तरह के, और उनके रिलेटेड जो भी प्रॉपर्टीज़ हैं, जो भी आर्ग्यूमेंट्स रिलेटेड बातें हैं, वो आज हम करने वाले हैं। इससे आपके लिए फंक्शंस यूज़ करने का फ्लो एकदम क्लियर हो जाएगा एंड आर्ग्यूमेंट्स भी आप दे पाएंगे। ओके, तो शुरू कर सकते हैं अब। लेकिन शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं कि आप अगर पाइथन एकदम बेसिक से सीखना चाहते हैं सारा डिटेल में, तो मैं पूरा कोर्स यहाँ पर लेके आया हूँ, बहुत ही डिटेल्ड। इस कोर्स को आप ज़रूर देख लें और इस प्लेलिस्ट का आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में और कार्ड्स में और एंड स्क्रीन पे तीनों जगह मिल जाएगा। ओके, तो आप देख लें इस चीज़ को। और ये जो मैं सॉफ्टवेयर यूज़ कर रहा हूँ, मैं हमेशा पाइचार्म यूज़ करता हूँ। आज भी मैं पाइचार्म यूज़ कर सकता था, लेकिन मैंने यूज़ किया गूगल कोलैबोरेटरी। ओके, तो गूगल कोलैबोरेटरी में क्यों यूज़ कर रहा हूँ? इसलिए यूज़ कर रहा हूँ क्योंकि गूगल कोलैबोरेटरी को यूज़ करने से आपको बिल्कुल भी पाइथन इंस्टॉल नहीं करना पड़ेगा अपने पीसी पर। कोलैबोरेटरी क्या है ये भी मैं आपको बताऊंगा, लेकिन फ़िलहाल आप ये बात ज़रूर समझें कि अगर आप पाइचार्म यूज़ करते हैं तो बेस्ट है। लेकिन क्योंकि आपको गूगल कोलैबोरेटरी के बारे में बताना ज़रूरी था, क्योंकि ये भी डेवलपर्स यूज़ करते हैं मोस्ट ऑफन, इसलिए आपको मैं बता रहा हूँ। तो गूगल कोलैबोरेटरी क्या है, थोड़ी देर हम इस चीज़ पर बात कर सकते हैं। तो अब देखिए, गूगल कोलैबोरेटरी क्या है। ये एक वेब पोर्टल है। अगर आप गूगल पे सर्च करेंगे गूगल कोलैब, तो यहाँ पर आपको एक वेब पेज जैसा मिल जाएगा। ओके, तो आप एक न्यू नोटबुक क्रिएट कर सकते हैं। इसमें क्या होता है कि आपको एक लाइनक्स का पीसी मिलता है। ओके, और इस लाइनक्स के पीसी से आप कनेक्ट करते हैं एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट, और आप यहाँ पर किसी भी तरह का लाइनक्स टर्मिनल का कोड, अदरवाइज पाइथन का कोड एग्जीक्यूट कर सकते हैं, या फिर और भी कोई लैंग्वेजेस हैं जो लाइनक्स पे चलती हैं, आप उसे बड़ी आसानी से एग्जीक्यूट कर सकते हैं। और एक विंडोज़ या किसी भी और सिस्टम पर, इनफैक्ट अपने एंड्रॉयड पर भी आप लाइनक्स पीसी यूज़ कर पाएंगे। कारण यह है कि पीसी जो है वो लाइनक्स का ही है, लेकिन आप उसको एक सर्वर के माध्यम से इंस्ट्रक्शंस दे रहे हैं, और वो उसका जो आउटपुट है, जो उसका लॉग है, वो भी सर्वर के माध्यम से आपको वापस मिल रहा है। तो एक्चुअली कोई भी एग्जीक्यूशन आपके पीसी पे नहीं होता, और इसीलिए बड़े सॉफ्टवेयर्स अगर आप यूज़ करते हैं तो आपका पीसी हैंग करता है, लैग करता है। अगर आपका जो पीसी है वो इतना हाई स्पेक नहीं है, तो आप इसको भी यूज़ कर सकते हैं। बहुत ही अच्छा सोल्यूशन है। इसके साथ साथ जो आप कोड लिखते हैं वो भी हमेशा सेव्ड रहेगा, आपको कोड को डिलीट करने की ज़रूरत नहीं होगी बार बार। तो इसके साथ में अब हम गूगल कोलैबोरेटरी यूज़ करना स्टार्ट कर सकते हैं। पाइथन इंस्टॉल करने की ज़रूरत नहीं, ऑलरेडी इंस्टॉल्ड होता है लाइनक्स पर। ओके, तो हम शुरू कर सकते हैं। तो अब मैं आपको एक बात और बता दूं, इससे पहले कि आप इसको यूज़ करना स्टार्ट करें, आपको इसका फ़ॉन्ट साइज़ वगैरह कुछ बढ़ाना है, तो आप जाएंगे टूल्स पर और यहाँ सेटिंग्स पर जाएंगे, और आप यहाँ पर एडिटर के ऊपर क्लिक करेंगे तो आपको फ़ॉन्ट साइज़ के और इंडेंटेशन विड्थ के और इन सब चीज़ों के आपको ऑप्शंस मिल जाएंगे। इसको सेव कर लेना, मैं कैंसिल कर रहा हूँ, आप अपने हिसाब से देख लेना आपको कौन सी सेटिंग चाहिए कि नहीं। मैंने फ़िलहाल यहाँ लाइन नंबरिंग ऑन कर रखी है। ओके, तो इतना देखने के बाद में अपन शुरू कर सकते हैं फाइनली अपने पाइथन कोड के साथ में। ओके, इसको मैं बंद कर देता हूँ। तो अब मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पर गूगल कोलैबोरेटरी में एक फंक्शन सिंपल में बताऊँगा, जैसे मैंने कल बनाया था। मेरा फंक्शन किस लिए था? मेरा फंक्शन इसलिए था कि मैं एक इस तरह का फंक्शन बनाऊंगा जो कि दो आर्ग्यूमेंट्स ले, एक्चुअली दो आर्ग्यूमेंट लेगा और उसका सम रिटर्न करेगा। ऐसा मेरे को एक फंक्शन बनाना है। ओके, तो डेफ ओके आर सम मैं बनाऊंगा। मैं केवल सम नहीं लिख सकता क्योंकि वो कीवर्ड है। और फिर आर सम नाम का फंक्शन बना के मैं इसके अंदर ए और बी दो आर्ग्यूमेंट दे के, और अब यहाँ पर मैं लिख दूंगा रिटर्न ए प्लस बी। ओके, इसको जब मैं एग्जीक्यूट करूँगा तो ये फंक्शन डिफाइन हो जाएगा। मैं इसको एग्जीक्यूट कर देता हूँ। जब आप फर्स्ट टाइम इसको एग्जीक्यूट करोगे, अगर आप थोड़े टाइम इनएक्टिव रहते हो, तो ये जो लाइनक्स है वो डिस्कनेक्ट हो जाता है, इसलिए आपको थोड़ा सा टाइम फर्स्ट एग्जीक्यूशन में लगेगा। पर हर एग्जीक्यूशन में आपको बिल्कुल भी टाइम नहीं लगेगा, ऑन द स्पॉट होता रहेगा, क्योंकि वो लाइनक्स जो है फिर आप ही को असाइंड है। तो अभी थोड़ा सा हमें वेट करना पड़ेगा, तब तक हम ये देखिए एग्जीक्यूशन स्टार्ट हो गया और फिनिश भी हो गया। यहाँ देखिए एक ग्रीन टिक आ गया। अब हम न्यू कोड फाइल यहाँ पर क्रिएट कर सकते हैं, एक न्यू कोड। और अब इस न्यू कोड में मैं क्या लिखता हूँ, मैं आरसम फंक्शन को कॉल कर दूंगा, और यहाँ पर मैं 4 और 5 दे दूंगा और प्रिंट स्टेटमेंट लगा दूंगा। ओके, जब इसको मैं एग्जीक्यूट करता हूँ तो देखिए मेरे को अब यहाँ पर आरसम का रिटर्न वैल्यू जो कि ए प्लस बी है वो मिल जाएगा 9। ओके, आप देख सकते हैं मेरे को 9 यहाँ पे आउटपुट मिल गया है।
ओके, तो अब मैं क्या कर सकता हूँ, मैं इसको मिटा देता हूँ, आउटपुट भी क्लियर कर देता हूँ। अब मैं आपको बताता हूँ कि होता क्या है एक फंक्शन का आर्ग्यूमेंट। तो देखो मैं थोड़ा सा जूम कर रहा हूँ इस पेज पर। डी ई एफ ये सब मैं आपको बता चुका हूँ क्या होता है, आर सम फंक्शन का नाम है। अब मैं क्या कर रहा हूँ, ए और बी, जब मैंने ए कोमा बी लिखा तो ये किस तरह के आर्ग्यूमेंट्स बने आपको मैं बता दूँ, ये है पोजिशनल आर्ग्यूमेंट्स। पोजिशनल आर्ग्यूमेंट्स वो आर्ग्यूमेंट्स होते हैं जिनकी वैल्यू देना कंपलसरी होता है, और अगर आप उनकी वैल्यू नहीं दोगे तो एरर आपके लिए आ जाएगा। ओके, तो अगर मैं नेक्स्ट कोड में यहाँ पर मैं लिखता हूँ आर सम, प्रिंट करता हूँ मैं आर सम, और मैं केवल 5 दे देता हूँ, इसके अंदर दूसरी वैल्यू नहीं देता। इसको जब मैं रन करूँगा तो ये देखिए एक एरर शो करेगा। क्या एरर है, मिसिंग वन रिक्वायर्ड पोजिशनल आर्ग्यूमेंट बी। तो ये इस तरह का एरर है, इसलिए मेरे को यहाँ पर दोनों ही वैल्यूज़ शो करनी पड़ेंगी। ओके, तो ये होता है पोजिशनल आर्ग्यूमेंट जिसमें आपको दोनों ही वैल्यूज शो करना कंपलसरी होता है। देखिए आंसर आ गया 14। ओके, अब मैं आपको क्या बताऊँ, यहाँ पर ये जो पोजिशनल आर्ग्यूमेंट्स हैं ये सबसे पहले लगते हैं, और उसके अलावा एक और टाइप होता है, वो होता है डिफ़ॉल्ट आर्ग्यूमेंट्स का, वो बाद में लगते हैं। तो अब देखते हैं कि डिफ़ॉल्ट आर्ग्यूमेंट्स क्या है। तो इसको मैं यहाँ पर रहने देता हूँ और एक नया फंक्शन बना लेते हैं। तो इस वाले को मैं हटाता हूँ यहाँ से। ओके, और आउटपुट भी क्लियर करता हूँ। अब एक नया फंक्शन बनाते हैं डेफ, और अब मैं यहाँ पर R2 सम नाम का एक फंक्शन बनाऊँगा, और इसके अंदर मैं डिफ़ॉल्ट आर्ग्यूमेंट्स का यूज़ करूँगा। a इक्वल्स 5 एंड b इक्वल्स 5। ओके, a और b को मैंने 5 असाइन कर दिया फंक्शन में ही, और फिर मैं रिटर्न a प्लस बी करूँगा। ओके, ये मैंने फंक्शन डिफाइन कर दिया। अब इसको मैं रन करके फाइनली पहुँचा देता हूँ अपने लाइनक्स तक। ओके, हो गया। अब मैं एक न्यू कोड क्रिएट करूँगा, और यहाँ पर मैं R2 सम को कॉल करूँगा, R2 सम, और यहाँ पर मैं इसको कोई भी वैल्यूज़ नहीं दूंगा, और मैं एक प्रिंट स्टेटमेंट लगा दूंगा जिससे कि बिना कोई वैल्यूज़ दिए भी मुझे आउटपुट मिल जाए। तो बिना कोई वैल्यूज़ दिए मेरे को आउटपुट में मिला 10, आप देख सकते हैं। तो ये क्यों मिला, क्योंकि यहाँ पर मैंने R2 सम के अंदर a इक्वल 5 और b इक्वल 5 लिख रखा है। ये डिफ़ॉल्ट आर्ग्यूमेंट्स है, यानी कि अगर आप a इक्वल्स 5 और b इक्वल्स 5 देते हैं, या कुछ भी इस तरह से इक्वल करके देते हैं, तो उस आर्ग्यूमेंट को, उस एक पर्टिकुलर वेरिएबल को मिल जाती है वो वैल्यू एज अ डिफ़ॉल्ट वैल्यू। यानी कि अगर आप यहाँ पर कोई वैल्यू पास करोगे, बाई चांस अगर मैं यहाँ पे 6,7 पास कर देता हूँ, तो अब यहाँ पर वैल्यूज़ चेंज हो जाएंगी और आंसर भी चेंज हो जाएगा। ओके, ये देखिए 13 आंसर आया, 10 नहीं आया इस बार। लेकिन अगर मैं यहाँ पर कोई वैल्यूज़ नहीं देता, या फिर मैं कोई एक वैल्यू देता, तो वो एक वैल्यू मिल जाती a को, और 6 + 5 मेरा आंसर आ जाएगा। तो ये देखिए 11 आंसर आ गया। ओके, तो अगर कोई वैल्यू दी जाती है तो बहुत अच्छा, नहीं दी जाती तो अपनी डिफ़ॉल्ट वैल्यू ले लेगा, इतना सा इसका मतलब है। ओके, ये पूरी चीज़ हो गई। अब मैं आपको एक और बात बता दूं कि यहाँ पर ये जो डिफ़ॉल्ट्स है, मैंने आपसे जैसे कि कहा था, अगर मेरे को एक डिफ़ॉल्ट रखना हो, एक पोजिशनल रखना हो, तो मैं पहले पोजिशनल वाले को रखूँगा, बाद में डिफ़ॉल्ट वाले को रखूँगा। यही रूल है, आप हमेशा पोजिशनल्स को पहले रखेंगे और डिफ़ॉल्ट वालों को बाद में रखेंगे। अगर मैं यहाँ a, b इक्वल्स 5 इस तरीके से लिखता हूँ, और फिर मैं इसको दोबारा एग्जीक्यूट कर देता हूँ। अब यहाँ पर मैं इसको क्या करता हूँ, आर सम में मैंने 6 वैल्यू दे दी, तो ये 6 वैल्यू मिल जाएगी a को, और b को 5 वैल्यू ही मिलेगी। ओके, तो 6 + 5 मेरे को फिर से आंसर यहाँ पे 11 ही मिलेगा। लेकिन अब ऐसा कुछ करते हैं जिससे कि अपन को पता चले कि a की वैल्यू क्या है और b की वैल्यू क्या है। तो मैं रिटर्न कर देता हूँ a, b, और यहाँ पर मैं प्रिंट करने की जगह पर ले लेता हूँ a, b इक्वल्स R2 सम, और यहाँ पर मैं सिर्फ एक 7 वैल्यू दूंगा a के लिए, और b के लिए मैं कोई वैल्यू नहीं दूंगा। ओके, तो अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर मैं एक और लाइन लिख देता हूँ, प्रिंट a, और फिर मैं लिख देता हूँ प्रिंट b। जब इसको मैं एग्जीक्यूट करूँगा तो ये देखिए अब यहाँ पर कुछ एरर आ रहा है। क्या एरर है, कैन नॉट अनपैक नॉन इटरेबल INT ऑब्जेक्ट, प्रिंट a प्रिंट b। ओके, तो मैंने लिखा a, b इक्वल्स R2 सम, और R2 सम जो फंक्शन है इसको मेरे को एक बार डिफाइन यहाँ पर कर देना चाहिए। ओके, अब इसको मैं फिर से एग्जीक्यूट करता हूँ, ये देखिए 7 और 5 मिल जाएगा। एक्चुअली प्रॉब्लम ये हुई थी कि मैंने इसको चेंज करने के बाद में उसको दोबारा रन नहीं किया था, इसलिए फंक्शन जो था वो पहले जैसा ही था। तो अब मैं यहाँ पर
प्रिंट ए किया, प्रिंट बी किया, ए तो 7 हो गया जैसे कि मैंने दिया था और बी 5 ही है। अब आप आर्ग्यूमेंट्स पास करने का एक और तरीका भी देख सकते हैं। वो तरीका क्या है, चलिए मैं एक न्यू कोड बना लेता हूँ यहाँ पर, ओके, और एक न्यू कोड बनाऊंगा और यहाँ पर क्या लिखूंगा। अब ये जो तरीका है, ये पूरा का पूरा तरीका, मतलब तरीका क्या बोल रहा हूँ यहाँ पर। अब आर्ग्यूमेंट्स पास करने का एक और तरीका हो सकता है कि मैं R2 सम के अंदर, अब देखो मेरे को एक चीज़ हमेशा आप देखे होंगे, अगर नोटिस करे होंगे, कि मैं हमेशा एक पर्टिकुलर ऑर्डर में चल रहा हूँ। इसका क्या मतलब है, इसका मतलब ये है कि अगर मैंने R2 सम के अंदर A, B लिखा है तो मैं पहले A को वैल्यू दूंगा, बाद में B को वैल्यू दूंगा। ऐसा ही मैं हर बार कर रहा हूँ, पर ऐसा करना कंपलसरी नहीं है। कंपलसरी है अगर आप उसी तरीके से वैल्यूज़ दें जिस तरीके से मैं दे रहा हूँ अभी तक। लेकिन अगर आप चाहें तो फंक्शन कॉल करते वक्त में आप यहाँ पर लिख सकते हैं b = 9 और a = 48, ओके। इस तरीके से अगर आप लिख देंगे तो भी, यहाँ देखिए a और b जो हमारे प्रिंट होंगे। अब देखो इनवैलिड सिंटैक्स है, क्या इनवैलिड सिंटैक्स है, यहाँ पर मैंने एक कॉलन लगा दिया, ये कॉलन नहीं लगाना था। चलो 48 और 9 ये मेरे को आंसर मिल गया, ओके। तो ये दोनों चीज़ें रिटर्न हुई है। यहाँ पर a की वैल्यू 48 है क्योंकि पहले a रिटर्न हो रहा है, और देखिए आप ध्यान से, मैं थोड़ा जूम कर देता हूँ। a की वैल्यू 48 है क्योंकि रिटर्न फंक्शन पहले a को कर रहा है, और b की वैल्यू 9 है, इसलिए यहाँ पर ऑर्डर चेंज हो गया। तो इस तरीके से आप ऑर्डर चेंज कर सकते हैं असाइन करके। और ऐसे में आपको पोजिशनल और डिफ़ॉल्ट का भी ध्यान रखने की ज़रूरत नहीं है। देखिए आपको कभी भी फंक्शन कॉल करते वक्त पोजिशनल और डिफ़ॉल्ट का ध्यान रखने की ज़रूरत नहीं है, अगर आप उसका नेम असाइन करते हुए उसको वैल्यू दे रहे हैं। अगर आप नेम असाइन नहीं कर रहे हैं और सिर्फ पोजीशन के हिसाब से वैल्यू दे रहे हैं तो फिर आपको ऑर्डर का ध्यान रखना पड़ेगा। इसलिए अगर आपको ऐसा फंक्शन बना रहे हैं जिसमें बहुत सारी वैल्यूज़ हैं तो आप उसमें पोजीशन के हिसाब से वैल्यूज़ ना दें, आप उसका नाम कुछ ऐसा रखें उन आर्ग्यूमेंट्स का कि आपको नाम ध्यान रहे और आप उन्हीं को वैल्यूज़ दें, इस तरीके से लिख के, ओके। आई होप आपको ये सारी बातें समझ में आई होंगी अभी। अब मैं आपको देख लेते हैं, अब मेरे ख्याल से वीडियो थोड़ा ज़्यादा लंबा हो रहा है, 2 और टॉपिक बच रहे हैं, आर्ग्स एंड क्वार्क्स। उसके लिए मैं एक डेडिकेटेड वीडियो ले आऊँगा। एंड चलिए, तो फिर अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें एंड प्लेलिस्ट को सब्सक्राइब ज़रूर करें। और मैं आपको बता दूँ, ये जो सारा कोड है ये आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से, तो आप चाहें तो इसको दोबारा भी चेकआउट कर सकते हैं और प्रैक्टिस करते रहें। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए कीप ऑन प्रैक्टिसिंग।